अगर आप खुद कॉलेज में हो या आपके बच्चे आज की डेट में पढ़ रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन का रियल मतलब क्या है। दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, मार्क ज़करबर्ग हो, रिचर्ड ब्रांसन हो या स्टीव जॉब्स हो, ये कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से नहीं निकल रहे हैं। इलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, शायद दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनेंगे। इलॉन मस्क का खुद डुअल डिग्री है फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में एक आईवी लीग कॉलेज से, और इलॉन मस्क ने ब्रीफली एनरोल करा था स्टैनफोर्ड के पीएचडी प्रोग्राम में भी। तो यानी वो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है इस बात को नहीं डिनाई कर रहे हैं, वो डिग्री के फॉर्मेट को डिनाई कर रहे हैं। ये समझने के लिए उनका एक और रीसेंट स्टेटमेंट देखते हैं। Generally you want education to be like as close to a video game as possible, like a good video game. Like you do not need to tell your kid to play video games. They will play video games on autopilot all day. पर ये एजुकेशन सिस्टम कहाँ से आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये हम सकलेन भाई के साथ आज डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें किस डायरेक्शन में ट्रेन करता है और अपने आप को आने वाले चेंजेस जो दुनिया में हो रहे हैं उसके लिए बेटर इक्विप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए आज की डेट में। परफेक्ट। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, और ये बात मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ कि जब हम बात करते हैं एजुकेशन की तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्लास 1 से लेकर 12 तक की स्कूलिंग कंप्लीट की है कि नहीं, एंड देन आपने फर्स्ट ईयर से लेकर ग्रेजुएशन तक अपने कॉलेज का जो टाइम है वो कंप्लीट किया है कि नहीं। दैट्स नॉट अबाउट कि आपके पास डिग्री है कि नहीं। एजुकेशन इज ऑल अबाउट कि जो आप करना चाहते हो उस स्पेसिफिक फील्ड में आपके पास कितना नॉलेज है। यानी कि स्किल एक्विजिशन ज़्यादा ज़रूरी है एक फॉर्मल एजुकेशन करिकुलम को कंप्लीट करने से। एग्जैक्टली। तो सकलेन भाई, इस पूरे एजुकेशन सिस्टम और करिकुलम में कहाँ पर क्या गलती है ये जानने के लिए एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा एजुकेशन सिस्टम? हुआ था कुछ ऐसा कि 1806 में नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया की आर्मी के बीच फाइट चल रहा था, एंड उसमें प्रशिया की आर्मी हार जाती है नेपोलियन की आर्मी से बुरी तरीके से। बट जब प्रशियन लोगों ने बैठकर ये सोचा कि आखिर हम क्या गलती कर रहे थे जिसके कारण हम हार चुके हैं इतने बड़े आर्मी होने के बावजूद, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखी। उनमें से एक कोर चीज़ जो उन्हें दिख रही थी वो ये थी कि हमारा जो भी सोल्जर्स का ग्रुप है वो एक कंप्लीट तरीके से अपने, जो आप कह सकते हो हायर लेवल पे लोग बैठे, उनके बातों को एग्जैक्ट नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कमांड एंड डिसिप्लिन जो है वो आर्मी में कम था। ये वन ऑफ द मेनी रीजन, काफी रीजंस में से एक रीजन ये पहचाना गया। यस, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड इस रीजन को फिगर आउट करने के लिए इसे कैसे ठीक किया जाए, इस चीज को फिगर आउट करते करते उन्हें ये समझ आया कि अगर हम एक इस तरीके का फिल्टर बना दे या इस तरीके का मैं ट्रेनिंग डिजाइन कर दूं जिस ट्रेनिंग से अगर मैं लोगों को निकालूं तो उनके लिए डिफॉल्ट मूड ही हो जाए कि अपने से जो ऊपर है उनके बातों को बिना कोई क्वेश्चन किए बस मानना है। यानी कि अपना दिमाग और अपनी समझ यूज करे बिना जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना ही वो अपना प्राइड समझें। एग्जैक्टली। यानी सोचें कम और करें ज्यादा। हाँ। और उसमें ही प्राइड महसूस करें। ये सिस्टम उनको लगा कि ज्यादा बेहतर है, आने वाली फ्यूचर वॉर्स हम ना हार जाएं उसके लिए। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हम आर्मी के पर्सपेक्टिव में बात करें एंड आपके पास एक जनरल है एंड आपके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, अब सारे सोल्जर्स अगर अपना अपना दिमाग लगाने लग रहे हैं कि नहीं ये करने से हम जीत जाएंगे या ये करने से हम जीत जाएंगे, तो वो जो पूरा कमांड लाइन है वो बिगड़ जाएगा एंड सब कुछ बर्बाद हो सकती है। एंड दैट्स व्हाट दे रियलाइज्ड कि हमारा वन ऑफ द मेन गलती जो है वो यही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, तो सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि एक करिकुलम डिज़ाइन करते हैं हम, जिस करिकुलम के थ्रू जब लोग निकलेंगे तो जैसा मैंने आपको बोला कि दे विल बी एन ओबीडियंट सिटीजन एंड वो ज़्यादा क्वेश्चंस ना करेंगे, सिंपली जो हम बोलेंगे उसे फॉलो करेंगे। इस चीज़ को उन्होंने प्रॉपर एक करिकुलम डिज़ाइन करके, जिसे हम अपने कह सकते हो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे हो उसका रूट जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। यानी कि 18वीं शताब्दी तक जब ये वॉर होती है और उसके बाद ये करिकुलम डिज़ाइन करा जाता है, तब तक पूरी दुनिया में कोई एक स्पेसिफिक करिकुलम या हार्ड कोडेड करिकुलम मैं कहूँगा वो नहीं था। एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा स्कैटर्ड था, लेकिन ये पहला एक फॉर्मल हार्ड कोडेड मास लेवल करिकुलम बनाया गया।
एग्जैक्टली और ये तो इंटरेस्टिंग है ही। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि मेरे पास एक करिकुलम है तो देयर इज़ अ चॉइस, अगर आप चाहते हो उस करिकुलम के थ्रू जाओ, अगर आप नहीं चाहते नहीं जाओगे, बट दे मेड इट कंपलसरी। अगर आप 13 साल के अंदर हो, 5 से 13 साल आई थिंक इस एज में हो, तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप इस करिकुलम के थ्रू गुजरोगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इफ़ यू आर अ पर्शियन सिटीजन। तो आप समझ रहे हो क्यों? अगर सिर्फ और सिर्फ यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपका ग्रोथ हो, तब मैं कंपलसरी तो नहीं करूंगा चीज़ों को। अगर उसके पीछे मेरा कुछ इंटेंशन है तो मैं कंपलसरी कर दूंगा ये चीज़, क्योंकि यंग माइंड्स को मोल्ड करना आसान है। करेक्ट। तो उस एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं, अगर मैंने उनको एक स्पेसिफिक तरीके से ट्रेन कर दिया तो मुझे ये पता होगा कि 8 साल बाद या 10 साल बाद मेरी कंट्री भर जाएगी उस तरह के सोच के लोगों की जिसकी मुझे ज़रूरत है। एग्जैक्टली एंड जब हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे तो ऐसे ही करिकुलम डिज़ाइन करेंगे ताकि उनका डिफ़ॉल्ट मूड वो हो जो हमें चाहिए होगा, है ना। अदरवाइज तो सब अपने अपने डिफ़ॉल्ट मूड पे चल रहे होंगे, बट अगर मैं उसे प्रॉपर रिसेट कर दूं अपने डिफ़ॉल्ट मूड पे, तब सारे लोग ओबीडियंट होने को ये नहीं समझेंगे कि मैं ओबीडियंट क्यों हूं, बल्कि ये समझेंगे इट्स माई ड्यूटी टू बी ओबीडियंट। तो यानी जो इलॉन मस्क के स्टेटमेंट में हमने देखा कि एक असेंबली लाइन तैयार हो रही है, तो वो असेंबली लाइन इसीलिए तैयार हो रही है क्योंकि सबको, चाहे मैं आर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ, चाहे मैं क्रिएटिव में इंटरेस्टेड हूँ, चाहे मैं किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, सबको एक सेम सेट करिकुलम से गुजारा जाएगा ताकि मेरे को एंड सिटीजन उसी तरह का मिले जो मुझे चाहिए। एग्जैक्टली एंड ये जो पर्शियन एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया था, इसके पीछे एक कोर रीज़न ये भी वो लोगों ने दिया कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को उतना प्रायोरिटी नहीं देना है या फिर उसे पूरे तरीके से किल करना है, क्योंकि उनका जो भी सिचुएशन था उसका सोल्यूशन यही था कि हम लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग को हटाते हैं, क्रिएटिविटी को हटाते हैं एंड पास देम थ्रू अ करिकुलम, कि उसके बाद उनका डिफ़ॉल्ट मूड ऐसा हो कि हम जो बोले वो कर रहे हों, ताकि हमारा कंट्री पे एक प्रॉपर कंट्रोल आ सके और सारे सिटीजन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हो। ये आपका हो गया रूट जहाँ से हमारा आज जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं वो शुरुआत हुआ। फिर क्या हुआ? ये 18th सेंचुरी में ये जो सिस्टम था ये पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? इसके वर्ल्ड में आज हम जो भी चारों तरफ एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट आप सारे देशों को देखो, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो आपके आसपास के पड़ोस के देश हो, कुछ कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर वो सारे के सारे अभी इस मॉडल पे चल रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज के क्यों? तो जिस वक्त ये एजुकेशन सिस्टम रशिया ने डेवलप किया, उस वक्त बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को पता चला कि उन लोगों ने ऐसा कुछ डिज़ाइन किया है जो प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम हमारे वर्ल्ड में एक और चीज़ चल रहा था, और वो चीज़ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो 18, 19, 20th सेंचुरी तक वो बिल्कुल मैसिव स्केल पे फैल रहा था। उसका पीक जो था वो 1840, 1830 के आसपास आप कह सकते हो, वो पीक टाइम था 1820, 1830 के अराउंड। पीक से आप में शायद आपके कहने का मतलब है जब एग्रीकल्चर से लोग निकल करके फैक्ट्रीज पहुंचे। करेक्ट। तो अब तक जो लोगों का लाइफ स्टाइल था वो कुछ इस तरीके का था कि आपके पास एक अपना लैंड है या फिर आपके पास कुछ एनिमल्स है एंड उसको यूज करके आप मनी अर्न कर रहे हो, मनी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअल लोग। जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं फैक्ट्रीज की, कि वहाँ पे मनी का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। देयर इज अ पर्सन जो एक कंपनी को ओनर है वो, एंड वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करके वहाँ पे लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसे मंथली वेजेस दिया जा रहा है और वो घर जा रहे हैं। मतलब यहाँ से एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट वाइड स्केल फैलता है। एग्जैक्टली जहाँ पर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। परफेक्ट, हाँ, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आप कोर समझ सकते हो, जो वहाँ से शुरू हुआ और अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा है, जो आगे चल के शिफ्ट हो सकता है। हमने AI रेवोल्यूशन वगैरह जब देखा या बात किया तो उसमें हमने जो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया वो ये कि लोगों को इंडिविजुअली अपने बारे में कुछ सोचना होगा। वो हम बाद में अभी इसी वाले पॉडकास्ट में आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी हमने ये समझा कि लोग इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहे थे। तो अब मसला ये है कि क्योंकि लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, अपने फार्म लैंड पे काम कर रहे हैं या अपने एनिमल्स पे काम कर रहे हैं या खुद का छोटा मोटा कुछ भी बिजनेस वगैरह रन कर रहे हैं और वहाँ से अर्न कर रहे हैं, क्यों मेजॉरिटी ऑफ लोग फैक्ट्रीज की तरफ आएंगे? एक रीज़न हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वन ऑफ द रीज़न। बट स्टिल आप अगर ये बोलोगे कि मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है और एक आप ये बोलोगे मुझे ज़्यादा ओनरशिप मिल रहा है, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, कुछ लोग पैसे की तरफ जाएंगे बट कुछ लोग ओनरशिप की तरफ ज़्यादा रहेंगे कि ठीक है मुझे पैसा तो मिल रहा है बट यहाँ पे ओनरशिप मेरा ज़्यादा है क्योंकि मेरा खुद का सब कुछ है। अब ऐसा कुछ मैं करूँ
जिससे कि उनका ये जो ब्रेन है वो डिफॉल्ट मोड चेंज हो जाए। तो जैसे प्रशियंस ने डिफॉल्ट मोड चेंज किया, इन लोगों को पता चला कि ओके प्रशियंस ने कुछ बनाया जिससे ऐसा कुछ हो रहा है। नाउ ये चीज फिर इम्प्लीमेंट किया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। एंड जब ये इम्प्लीमेंट किया गया तो और अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया कि सारे लोग एक ही कपड़ा पहन कर जाएंगे। तो वो एक लाइक जिस तरीके से आप किसी कंपनी में देखते हो या किसी एक फैक्ट्री में देखते हो कि सारे के सारे का यूनिफॉर्म सेम होता है। तो ये यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ से आया कि आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज करने की एक और तरीका कि आप कपड़े अलग अलग नहीं पहन रहे, आप सेम वर्दी पहन रहे हो, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। तो वो एक ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया क्लासरूम का कि इस तरीके से सारे लोग एक लाइन में ऐसे रहेंगे, एक लाइन में ऐसे रहेंगे। आप अभी फैक्ट्रीज में देखोगे, अभी तो चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं बहुत ज़्यादा, बट हम अगर बैक उस वक्त जाएं तो फैक्ट्रीज में वो एक तरीका था कि असेंबली लाइन में सारे लोग खड़े हो रहे हैं। और असेंबली लाइन जैसे होती है कि सब लोग अपनी अपनी जगह लेकर के खड़े होते हैं और वो काम करते हैं जो उस जगह की रिक्वायरमेंट है। माल आ रहा है और उस पर आप कवर लगा रहे हो या पॉलीथिन लगा रहे हो, तो उसी तरह का सेटअप क्लासरूम में भी बनाया गया है कि एक डेस्क लगा करके आप लाइन से बैठ रहे हो, ताकि आपको वो असेंबली लाइन में जब आप जाओ तो बहुत अजीब ना लगे कि मैं लाइन में क्यों खड़ा हुआ। एग्जैक्टली। एंड इसीलिए आप देखोगे तो आपका स्कूल में भी बेल बज रहा है, आप देखोगे फैक्ट्रीज में भी बेल बज रहा है, वो कोऑर्डिनेट होता चला गया। एंड ओवर द टाइम हो सकता है फर्स्ट जनरेशन के वक्त जब ये आया, कुछ लोग बोलेंगे मुझे नहीं करना है, कुछ लोग बोलेंगे मुझे करना है, बट जब सेकेंड जनरेशन के वक्त आएगा, जो एकदम अभी बच्चे हैं 4 साल 5 साल के, उसे जब आप इस सिस्टम में डालोगे, वो जब इस सिस्टम से बड़े होंगे तो उनका डिफ़ॉल्ट मूड ये है। एंड जब उनके बच्चे होंगे तो उनके लिए डिफ़ॉल्ट मूड ये रहेगा, तो वो डायरेक्टली इसमें डालेंगे। एंड 2 से 3 जनरेशन ऐसा हुआ तो फिर हम भूल जाएंगे कि हमारा कुछ और ही ओरिजिन था, कुछ और ही आइडियोलॉजी था। एंड दैट्स द रीज़न मैंने आपको शुरुआत में बोला कि जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में, अभी मैं आपसे सिंपली पूछूं भी तो आपके दिमाग में यही आएगा कि ओके शायद वो क्लास 10th में पढ़ रहा हो, शायद वो 12th में पढ़ रहा हो, शायद उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि ही इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन। ये रीज़न इसलिए ये हो पा रहा है क्योंकि कंडीशनिंग वो हो रहा था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। हम ना इसको थोड़ी देर में गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था वहाँ पर भी एक डिस्कशन करेंगे। Perfect. पर अभी आप जो है कंटिन्यू करो। बहुत इंटरेस्टिंग कोरिलेशन देख पा रहा हूँ मैं। एक फैक्ट्री और एक स्कूल के अंदर एक की घंटी बजती है, यूनिफॉर्म होती है, लाइन से बच्चे बैठते हैं, डिसिप्लिन की बात होती है और सब लोग वही करते हैं जो एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्टेशन है, यानी यूनिफॉर्मिटी है। एग्जैक्टली। एंड इसी चीज़ के लिए उसे डिज़ाइन भी किया गया था ताकि आप देखो, अगर किसी कंट्री ने उस वक्त इस पॉलिसी को अप्लाई किया है सारे सिटीजन्स के लिए, तो कुछ ना कुछ तो उनका ऑब्जेक्टिव रहा होगा ना। एंड उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री में आए, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर पाएँ चीज़ों को। तो मेक श्योर करना होगा कि जो डिज़ाइन किया गया है वो उसी तरीके से किया जाए ताकि हमारा वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। मैं अभी सोच रहा हूँ जब आप कह रहे हो तो कितनी अजीब बात है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब बच्चों को या सब वर्कर्स को एक ही समय भूख लगनी चाहिए, वो उसी समय खाना खाएंगे, जो कि लंच ब्रेक है आधे घंटे का। आधे घंटे में सबको खाना खाना है। आपको वॉशरूम जाने के लिए पूछना पड़ता है। लाइन में खड़ा होना, ये कॉन्सेप्ट कि आप लाइन में खड़े होकर वेट करेंगे खाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से हम ट्रेन हो गए? तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जो आप बातें कर रहे हो वो बहुत रिलेटेबल लग रही हैं मुझे। एग्जैक्टली। एंड इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा अगर आप फ्लॉ देखोगे अभी इस वक्त, होता क्या है, हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, आप एक बच्चे को सेम चीज़ सपोज 5 दिन में समझा रहे हो, एक बच्चे को वही सेम चीज़ समझाने में 1 महीने लग रहा है, एक बच्चे को वही सेम चीज़ समझाने में 5 महीने लग रहा है। एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि 5 दिन में जो समझ रहा है उसे भी मैं 5 महीना में ही समझाऊंगा, तू 5 दिन में समझ ले, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू गिव योर 5 months, तभी मैं बोलूँगा कि हाँ तू समझा है, अदरवाइज नहीं समझ पाया। मतलब कि 1 साल का करिकुलम है, अगर वो इवन दिन रात मेहनत करके 2 महीने में भी कंप्लीट कर लेता है, तब भी उसे 1 साल वेट करना होगा। वो एग्जाम देगा, एग्जाम देकर क्लियर करेगा, तब जाकर वो नेक्स्ट ग्रेड में जा पाएगा। तो यानी कि जो इलॉन मस्क ने भी बोला कि कहीं ना कहीं हम समय बर्बाद कर दे रहे हैं, इवन हमारे उन बच्चों का जो बहुत ब्रिलियंट हो शायद, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसको इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं उस ब्रिलियंस के लिए। आप उन्हें इंडस्ट्री का एक्सपोजर देने से पहले ऑलमोस्ट 12 साल ब्लॉक करके रखा है आपने। क्लास 1 से लेकर 12 तक आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है।
एंड तब जाकर वो थोड़े बहुत रियल वर्ल्ड में क्या होते हैं कॉलेज में, वो भी अभी कॉलेज में आप देखोगे तो वो मेनली वो बुक्स हैं, रटो, कोई रात भर पढ़ते, सुबह जाकर एग्जाम देते, निकल गया सेमेस्टर, बहुत अच्छा चला गया, यही सीन चलता है। आपको ही पता है, मुझे भी पता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको डीप समझ कर और ये करके, वरना मेनली कल कॉलेज का सेमेस्टर है, आज रात भर पढ़ना है और मुझे निकालना है, इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ठीक है, तो हमें फैक्ट्री के लिए लोग तैयार करने थे, तो 18-19 सेंचुरी में प्रशियन हमने सिस्टम उठाया और उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया वाइड स्केल पे, ताकि फैक्ट्री वर्कर्स तैयार हो पाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस वक्त इंडिया में तो नहीं आया था, बट ये सिस्टम इंडिया में कैसे आया? क्योंकि इवन जिस वक्त के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त इंडिया में एक तो हमारा ये चल रहा था गुरुकुल सिस्टम, दूसरा तरफ शायद वो पर्सियन उर्दू सिस्टम कुछ चल रहा था। तो दो रिलीजन वाले लोग दो अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन हम लोग कैसे इस सिस्टम में चले गए कि हमें भी पूरा 1 से 10, 10 से 11, 12 एंड ये सब कुछ करना है। तो ये उस वक्त की बात है जब हमारे देश पे कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था, ठीक है। एंड क्योंकि ब्रिटिशर्स का था तो आप समझ ही सकते हो वो ऑलरेडी अपने कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला चुके हैं, अपने कंट्री में ये सब पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। नाउ वो हमारे पोटेंशियल को भी यूज करना चाह रहे हैं अपने फायदे के लिए कि कैसे करूं ताकि मास प्रोडक्शन हो पाए। जो सामान इंडिया से ब्रिटेन जाकर फिर वहाँ की फैक्ट्रियों में बनता है, क्यों ना वो फैक्ट्रियाँ इंडिया में ही लगा करके यहीं बना लिया जाए और फिनिश प्रोडक्ट लेकर जाया जाए, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती है। ये भी एक कारण, और उसके साथ साथ ये भी एक कारण था ना कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो उन्हें रूल कितने बड़े लोगों को करना है, आप समझ रहे हो? इंडिया की पॉपुलेशन कितना ज़्यादा, उस वक्त भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, एंड उन्हें कंट्रोल करना है। बट ब्रिटिशर्स तो नंबर्स में बहुत कम है, तो उन्हें जो वर्किंग पोजीशन पे लोग हैं, जो हायर ऑफिशियल वाले पोजीशन है, उससे नीचे वाले जो लोग हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडियंस चाहिए उन्हें। एंड क्योंकि उन्हें वहाँ पे इंडियंस चाहिए तो उन्हें अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ, ताकि वो प्रॉपरली उसके लिए ट्रेन हो सके। एंड उसी आइडिया को लेकर लॉर्ड मकाउले 1835 में आता है कि हमें कुछ इस तरीके का काम करना है कि लोग यहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा फॉलो करें और अपने जो गुरुकुल वाला या जो पर्सियन वाला जो फॉलो कर रहे हैं, नॉट पर्सियन वाला जो फॉलो कर रहे हैं, उससे बाहर निकल सके। अब उसके लिए क्या बेस्ट तरीका हो सकता है? तो जो फंडिंग गवर्नमेंट की थी उस फंडिंग को उसने रोक दिया और बोला हम फंडिंग सिर्फ उसी एजुकेशन को करेंगे जो एजुकेशन इंग्लिश में हो रही हो, जो एजुकेशन जैसे संस्कृत में हो रही थी, उर्दू में हो रही थी, अरबिक में हो रही थी, हिंदी में हो रही थी, इन सारे पे हम फंडिंग नहीं करेंगे। जो कल्चरल जो एजुकेशन है उसके ऊपर मैं फंडिंग नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले एजुकेशन पे मैं फंडिंग करूंगा। एंड इसी को हम मकाउलेज मिनट भी कहते हैं, जहाँ पे वो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उसने वहां पे बोला कि मैं चाहता हूं ऐसे लोगों का ग्रुप तैयार करना वो जो दिखने में इंडियंस हो, है ना, जिनका कलर इंडियन वाला कलर हो, जो लाइक बोल रहे हो इंडियन की तरह, लेकिन उनका आइडियोलॉजी इंडिया ना हो, उनका आइडियोलॉजी हमारा आइडियोलॉजी। ये उनका गोल था। एंड उस गोल को इंप्लीमेंट करने के लिए अगेन वो एजुकेशन सिस्टम से उनको गुजार देते हैं। जैसे ही गुजारेंगे उनका आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगा और उसे लगेगा कि ऑबे करना हमारा डिफॉल्ट मूड है, ना कि रिवॉल्ट करना डिफॉल्ट मूड है। तो कोई भी रेवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, इनकलाब नहीं हो पाएगा, ये भी रुक गया और सारे लोग एक नए सिस्टम में ढल जाएंगे और उनको लगेगा कि वो वहीं बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो इस तरह से ये सिस्टम इंडिया आ जाता है। अब इंडिया को आज़ाद हुए हुए 80 साल हो गए हैं। 80 साल बाद भी हम ये सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों मैं आज भी स्कूल में जो है डेस्क और टेबल देख रहा हूँ? क्यों मैं आज भी यूनिफॉर्म देख रहा हूँ स्कूल में? क्यों मैं आज भी वही घंटी बजने की जो आपने बात करी वो देख रहा हूँ स्कूल में? वन ऑफ द रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है, जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट इस एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। अगर आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो या फिर जो भी कंट्री पे रूल कर रहे हो उनके पर्सपेक्टिव से देखो, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा है। वो ये है कि उन्हें जब जो भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करवाना होगा वो उस चीज़ को सिलेबस में इंप्लीमेंट करेंगे एंड ऑल ऑफ अ सडन सारे सिटीजन्स उस वाले प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होंगे। आप इस तरीके से समझो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडियोलॉजी को इंपैक्ट करने का आपके पास सबसे बड़ा वेपन एज अ गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में, नॉट ओनली इंडिया, किसी भी कंट्री में सबसे बड़ा वेपन आपके पास क्या है जहां से आप आइडियोलॉजी को या अपना जो कोर बिलीफ सिस्टम उसको इंप्लीमेंट कर सको?
एंड जब आप सोचोगे तो आपको एजुकेशन सिस्टम के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा। क्यों? ये एक ऐसा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है जहां आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। आपको लग रहा है कि दीज आर द बुक्स जो मुझे पढ़ना है, एग्जाम देना है, मार्क्स लाना है, नहीं लाऊंगा तो बगल वाले पड़ोसी वाला बच्चा ज्यादा ले आएगा, घर में डांट सुनूंगा। ये सारा सीन हो रहा है। दैट्स वाई आप किसी तरीके से पढ़कर उसे लेकर आओगे मार्क्स। तो यानी कि जो अभी तक बात हुई उसमें 4-5 एक कॉमन थीम निकलते हैं एक एजुकेशन सिस्टम के। सबसे पहले कि एक सेंट्रल बोर्ड गवर्न करता है उसको, एक सेंट्रल अथॉरिटी जो सबका करिकुलम डिसाइड कर देता है। दूसरा ये कंपलसरी होता है कि कम से कम आपकी प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, यानी कि ये फोर्स करा जाता है कि हर कोई वो करिकुलम को पढ़ेगा। एग्जैक्टली। तीसरा कि टीचर्स को भी एक तरीके से ट्रेन करा जाता है उस करिकुलम में फिट होने के लिए। तो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग टीचर नहीं होता है, वो एक करिकुलम लेड टीचर होता है। और स्कूलिंग का अल्टीमेटली पर्पस ये होता है कि आप उस सिस्टम में ढल गए हो या नहीं, इसका एग्जाम लिया जाता है। बिल्कुल। एंड ये नहीं है कि आप ईच एंड एवरीथिंग जो अभी हो रहा है वो सारे के सारे चीज़ ही नेगेटिव है। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस वक्त के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रखा है, बट स्टिल हम जिस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं और जिस तरीके से हमें इवॉल्व होना चाहिए या उसकी स्पीड वो ना के बराबर है। एक एजुकेशन सिस्टम हमारा 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ, आज तक एक प्रॉपर स्केल पे आप बोलोगे तो वो आपने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हो आप, क्योंकि आप 2026 पे आ चुके हो। यार हमने एक AI के ऊपर पॉडकास्ट करा था, फॉर एग्जांपल एक ले रहा हूँ, उसमें हमने देखा कि आज अगर हम 2026 में तो 2022 से मतलब लास्ट 4 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है। अब मैं अगर एक करिकुलम के अंदर घुसा हूँ और वो 4 साल का कोर्स है तो वो करिकुलम में मैं जो पढ़ के निकलूंगा वो तो सब कुछ इरेलेवेंट हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड यही हो रहा है कि आप एक पर्सन को ये चॉइस नहीं दे रहे हो कि वो अपने लर्निंग के प्रोसेस को फास्ट कर सके। हाँ, इवन उसका लर्निंग प्रोसेस फास्ट भी है तो आप उसको सिस्टम में बाउंड करके बोल रहे हो कि नहीं, यू हैव टू गिव योर 4 years। कैसे आप 1 साल में कर सकते हो? हाँ, आपको 4 देना पड़ेगा, तब जाकर मैं तुझे ग्रेजुएशन की डिग्री दूंगा। अगर 1 साल में कर ले रहा है तो नहीं मिलने वाला तेरे को ग्रेजुएशन डिग्री। चाहे आप सब कुछ घर बैठ करके सेम चीजें पढ़ लो, नॉलेज लेवल वहीं ले आओ, पर पढ़े लिखे होने का ठप्पा नहीं मिलेगा आपको। पढ़े लिखे होने का आपको ठप्पा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आप इस तरीके से समझो कि अभी हमारे कॉलेज में मेनली प्रायोरिटी दिया जाता है अटेंडेंस को। हर कॉलेज में अटेंडेंस को प्रायोरिटी दिया जाता है। 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए किसी भी तरीके से। एंड इस चीज़ से पर्सनली मेरा जुड़ा हुआ एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जिसके कारण मैंने बाद में ये डिसाइड किया कि मैं कॉलेज नहीं पढ़ूंगा, मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा। एंड मैं अभी करेंटली कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मैं फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ही मैं ड्रॉप आउट कर दिया। मैं जब कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, मैंने जिस सब्जेक्ट का भी एग्जाम दिया उन सब में मैंने टॉप मार्क्स लेकर आया हूँ मैं। उसके बाद ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ एंड बैक क्रिएटिव स्कूल का कॉन्सेप्ट एरा का पूरा मैं बिजनेस वगैरह रन कर रहा हूँ, तो मैं अटेंडेंस फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। बट अगेन अगर आप एग्जाम लोगे मैं क्लियर करूंगा, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करूंगा। बट कॉलेज वाले को क्या चाहिए? उन्हें अटेंडेंस चाहिए। दे डोंट केयर कि आप जो है वो कॉलेज नहीं आ रहे हो या आपने 10वीं क्लास अटेंड किया है बट आप किसी तरीके से पढ़कर 75, 85, 95 स्कोर कर रहे हो। नो, आपने कॉलेज में 100 में 75 दिन आप आए हो कि नहीं आ गए, कितने मार्क्स ला रहे हो? 30 ही ला पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको मैं दे दूंगा डिग्री। बट अगर आपका अटेंडेंस नहीं है यू वोंट गेट अ डिग्री। ये क्या है? आप तो मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो कि मैं कुछ और सोच पाऊँ इसके अलावा। सो ये एक कोर रीजन था। जब मैं सेकेंड सेम में गया, सेकेंड सेम में फर्स्ट ईयर में मेरा अटेंडेंस बहुत ख़राब था। उस वक्त जब मैं गया और जाकर मैं बोला कि ठीक है हो जाएगा, या फिर मैं अच्छा मार्क्स ले आऊँगा, या जो भी चीज़ था मैंने सब समझाया कि दीज आर द वर्क्स, दीज आर द बिजनेसेस एंड ऑल मैं कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं इसके लिए अटेंडेंस के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, बट या मैं एग्जाम दूंगा, अच्छे से निकाल दूंगा। बट व्हाट दे सेड कि नहीं, मुझे इतना अटेंडेंस चाहिए। एंड आई डिसाइडेड कि भाई जब मेरा मेन गोल ही फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो मैं यहाँ आकर बैठ कर सारे लोगों के साथ गप्पे क्यों लड़ाऊँ दिन भर? मैं कहीं और उसी वक्त को दूंगा ना। एंड दैट्स द रीजन आई डिसाइडेड चलो ड्रॉप आउट करते हैं एंड पूरा जो फुल टाइम है वो जो मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ मैं उसे देता हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बोलूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद राइट मिक्स ये हो सकता है कि आप दोनों चीज़ें किसी तरह से एकोमोडेट कर पाओ, कि जहाँ पर आपका एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ी वो फ्लेक्सिबिलिटी दे कि आप बाहर के स्किल्स भी सीख पा रहे हो और आप भी अपने कोर करिकुलम के अलावा बाहर के और स्किल सेट भी एक्वायर कर पा रहे हो। मैं जैसे CA हूँ बाय प्रोफेशन और मैंने वही पढ़ाई करी है और वो पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरी करी है। बट अगर मैं
पीछे मुड़कर देखता हूँ लाइफ में, तो स्किल एक्विजिशन अगर मैं नहीं करता हर एक साल लाइफ में, तो शायद मैं वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ मैं किधर भी एक प्लेटफॉर्म पे, छोटे प्लेटफॉर्म पे शायद पहुँच पाया हूँ। लेकिन अगर मैं डिग्री लेकर के स्किल एक्विजिशन नहीं करता तो शायद डिग्री कितनी भी बड़ी हो मैं कहीं नहीं पहुंचता लाइफ में। लेकिन आप डिग्री लेकर के स्किल एक्विजिशन कर पा रहे हो तो ही आगे बढ़ोगे। बिना डिग्री के भी अगर स्किल एक्विजिशन आप अच्छे से कर पा रहे हो तो भी आप लाइफ में अच्छी जगह पहुंच जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेफ्टी नेट, डिग्री भी ले लो और स्किल एक्विजिशन भी कर लो, तो ये एक अच्छा होलिस्टिक सेफ्टी नेट है। ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हितैषी एजुकेशन का इसलिए हूँ क्योंकि एजुकेशन से मैंने उन लोगों को जो बिल्कुल ही लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी थे उनको एक बहुत ही अच्छे हायर मिडिल क्लास तक पहुँचते हुए देखा है। मैं मानता हूँ कि शायद एजुकेशन सिस्टम सफिशिएंट नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो हमें हायर अपर क्लास में पहुँचा पाए। उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा और बहुत सारी अलग स्किल सेट लेनी पड़ेगी बियॉन्ड एजुकेशन सिस्टम। लेकिन एजुकेशन सिस्टम की भी अपनी एक महत्वता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या तकनीकें बढ़ाई जा सकती हैं, ये बिल्कुल हमें समझ में आनी चाहिए बात। आई अग्री। एंड मैं जो आपने बोला उसके साथ मैं अग्री कर रहा हूँ कि यस, एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंस है। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम और जो ग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम है वो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम या सफिशिएंट नहीं है। इसलिए आपको एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट और दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इस तरह के पॉडकास्ट जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं एक वो गैप फिल करते हैं जो आपका एक वर्ल्ड व्यू फॉर्म करने में आपको हेल्प करते हैं। सो कंप्लीटली अग्री। सो अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो किस तरह के और रिफॉर्म्स हमें चाहिए एजुकेशन सिस्टम में ताकि वो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम हो? आई वुड से कि एज एन इंडिविजुअल आपको इस बात के लिए वेट नहीं करना चाहिए या इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि सिस्टम में क्या चेंजेस आएगा जो मैं हो जाऊंगा, या सिस्टम में क्या चेंजेस कब आएगा। नहीं, आपके पास तो लिमिटेड टाइम है ना यार। अब जैसे मैं बोला 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होते होते कितने टाइम लग रहा है। तो आप फिर सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगेन, अगर आपको अपनी पोटेंशियल मालूम है, अगर आप बोल रहे हो कि सकलैन भाई ने बोला है कि कॉलेज का ड्रॉप आउट ले लो और कॉलेज का ड्रॉप आउट लेकर दिन भर आराम से बेड पे लेट कर गेम खेल रहे हो और मम्मी कुछ बोल रही है, तो आप मेरा वीडियो दिखा रहे हो, देखो सकलैन भाई ने बोला कॉलेज ड्रॉप आउट ले लो। मैं जब कॉलेज में था वहां जितना एफर्ट या मेहनत नहीं कर रहा था उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा मैं इस चीज पे एफर्ट और मेहनत कर रहा था जो मैं कर रहा हूं। तो अगर आप एक्चुअली प्रोडक्टिव यूज करने के लायक हो उस टाइम का, देन आई वुड से कि आप अपना रास्ता खुद से बनाओ। इसमें जो AI के लोग हैं वो ये कहते हैं कि आज के डेट में 3 टेस्ट आपको पास होने चाहिए तो आप एजुकेटेड हो। एजुकेशन की डेफिनेशन जो डिग्री से नहीं जुड़ी हुई, वो 3 चीज़ें क्या हैं? क्या आप इंडिपेंडेंटली सोच पा रहे हो, जो आप सिस्टम नहीं, आपका इंडिविजुअल नज़रिया क्या है, आपकी इंडिविजुअल सोच क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या आपके पास एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है या सब कुछ इधर उधर से सुना हुआ कंटेंट है आपके पास। दूसरा, क्या आप इस चीज़ से जल्दी सीख पा रहे हो जिस पेस पे चेंजेस हो रहे हैं बट उससे ज़्यादा जल्दी आप उन पे अडेप्ट कर पा रहे हो, उनके बारे में समझ पा रहे हो और अपना स्किल सेट एनहांस कर पा रहे हो। तीसरा, क्या कैन यू कम्युनिकेट, अडेप्ट, क्रिएट, कोलैबोरेट एंड रीबिल्ड योरसेल्फ व्हेन इंडस्ट्रीज शिफ्ट, यानी कि अपने आप को कोर से क्या आप बार बार बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो टाइम शायद चला गया कि आपने एक डिग्री ली, आप एक तरह की जॉब में लगे और उसी जॉब में पूरी ज़िंदगी निकल गई। वो जॉब बदलती रहेगी, उसका नेचर बदलता रहेगा, या आपको वो जॉब छोड़कर शायद कोई और कुछ और करना हो। तो आपके अंदर एक अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए हर समय। जैसे अब से पहले जो था वो स्पेशलिस्ट लोगों का एक पूरा का पूरा आप कह लो एरा था। हाँ, अगर आप किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो देन आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ अब चेंज हो गया। अगर आप किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट हो देन आपकी डिमांड ज्यादा नहीं है। हाँ, आप 5-6 चीजों में स्पेशलिस्ट भी नहीं हो बट थोड़े एक लेवल पे 5 चीजों को जानते हो, अब कुछ कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि आप सीए हो, अगर आप सीए हो और आपका कोर बिलीफ सिर्फ इतना ही है कि मैं सीए हूं,
देन आप यहाँ पे बैठकर पॉडकास्ट क्यों करते? क्यों ये कैमरा, ये गियर, ये लाइट, ये सेटअप क्या होता है, कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, एडिटिंग कैसे करता है, ये सब आप क्यों करते? तो कहीं ना कहीं आप एक चीज के ऊपर स्पेशलिस्ट वाला टैग नहीं लगा रहे हो कि नहीं तरुण हूं मैं सिर्फ और सिर्फ सीए ही हूं। नो, आप देख रहे हो और क्या क्या स्किल्स मैं एक्वायर कर सकता हूं। हमने एआई के ऊपर बात की, कौन सा सीए है जो एआई में इतना रिसर्च करके बैठा है? नहीं बैठा, बट आप कर रहे हो। तो आपने तो बोला कि भाई तू किसी भी हाल में एजुकेशन सिस्टम से गुजर, बट एट द सेम टाइम आप उस चीज को थोड़ा सा इधर भी जा रहे हो कि मैं सीए हूं बट मुझे उतना ज्यादा ठीक है, हूं तो हूं, बट मुझे और भी चीजों को करनी है। दैट्स द अप्रोच वी नीड। और जिनके पास भी ये अप्रोच होगा, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप मैं ड्रॉप आउट जब किया तो मैंने देखा कि क्या कुछ सेफ्टी नेट है। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है एंड जस्ट आप ड्रॉप आउट कर दिया तो क्या करोगे घर में बैठ के? मैंने देखा क्या सेफ्टी नेट है मेरे पास, तो मैं कॉन्सेप्ट रन कर रहा हूं, वहां से इतना अमाउंट आ जा रहा है कि मैं अगर 1 साल कुछ नहीं भी कर पाता हूं तो मैं सर्वाइव करूंगा इजीली, और फिर वापस से मैं अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं? जो सिस्टम बना है उस सिस्टम में जाना पड़ेगा। बट एक बार तो पोटेंशियल टेस्ट करना बनता है ना। अगर मैं पोटेंशियल टेस्ट नहीं करता तो अभी आप पॉडकास्ट नहीं बैठे होते हैं, सिंपल। तो हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह की वैल्यूज पे बेस्ड था। उसके 3-4 पॉइंट मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बात हुई कि 18वीं शताब्दी में पहला करिकुलम बना, बट उससे हजारों साल पहले हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, और ऐसी कई सारी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज थी इंडिया में, जो जहाँ पर दूर दूर से लोग पढ़ने सीखने आते थे। क्या होता था गुरुकुल सिस्टम, ये थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो उसमें 3-4 मेरे को जो आपने पॉइंट्स बोले उसमें से कहीं मेरे को स्टार्क डिफरेंसेस दिखे गुरुकुल सिस्टम में। जैसे गुरुकुल में, और ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, गुरुकुल में एक गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप है उसको बहुत सीरियसली समझाया गया है, जहाँ पर ये समझाया गया है कि गुरु शिष्य की पूरी पर्सनालिटी असेसमेंट करके ये डिटरमिन करता था कि इसके लिए लाइफ में कौन सी स्किल ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि 12 साल का एक जो बच्चा है उसमें से कोई बच्चा हो सकता है कि वो राजधर्म सीख रहा हो, कोई और जो है वो कुमार बनना सीख रहा हो, और कोई और जो है वो क्षत्रिय बनना सीख रहा हो, डिपेंडिंग ऑन उसका स्किल सेट क्या था। दूसरी चीज, एक क्लास से दूसरी क्लास एज के ऊपर कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं था। हो सकता है कि कोई 8 साल का लड़का और 13 साल का लड़का साथ में बैठकर एक ही पाठ पढ़ रहे हो, और कोई 9 साल का लड़का वो पाठ पढ़ रहा हो जो 17 साल का लड़का पढ़ रहा है। तो स्किल बेस्ड लर्निंग सिस्टम था, एज बेस्ड लर्निंग सिस्टम नहीं था। जो दूसरी बात आपने कही कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम है। होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज हो, आपको मेंटली कैसे स्ट्रांग बनना है, ज़िंदगी की परिस्थितियों के लिए कैसे अपने आप को तैयार करना है, आपको किस तरह से फिजिकली स्ट्रांग बनना है ताकि आप फिट रहो, किस तरह से एथिकली आपको स्ट्रांग बनना है कि आप सही निर्णय, धर्म की आपको जो है समझ हो, शास्त्रों की समझ हो, मेडिटेशन, अपने मन को कंट्रोल में रखना और उसको संयम में रखना, इसके लिए क्या टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन क्या हमने सीखा है हजारों सालों में, वो शिक्षा भी एक स्टूडेंट को दी जाती थी। तो एक होलिस्टिक लर्निंग, होलिस्टिक ग्रोथ, होलिस्टिक लाइफ लीड करने का फॉर्मूला जो है वो गुरुकुल में दिया जाता था। परफेक्ट। तो शायद कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सिस्टम जो हमने भूल दिए, कहीं ना कहीं हम वापस उन्हीं चीज़ों पे वापस आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि स्किल बेस्ड कोर्सेज अब कॉलेजेस में आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से जो हो रही है अभी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम वापस से उन रूट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड इस पूरे प्रोसेस में ना होता क्या है कि हमारे पास जो यूनिक चीज़ थी, हमारे पास जो यूएसपी थी, वो हमारा कल्चर था। इंडिया के पास जो यूएसपी है वो उनका कल्चर है, बट हमने खुद को इतना दूर कर लिया है इन सब चीज़ों से कि हमारा जो कोर कल्चर था उस कल्चर के बारे में हमारे बच्चे जान ही नहीं रहे कुछ। क्योंकि द मोमेंट वो बोल भी नहीं पा रहे सही से, हमने उसे एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया, अब वो उधर ही ट्रेन हो रहे हैं। हमारा जो मेन कल्चर था, हमारा जो मेन रूट वैल्यूज था, वो हम अपने बच्चों के अंदर दे ही नहीं पाए, और उसका हमें पूरा रिजल्ट दिख रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखो, कहीं भी देखो, आपको अब लग नहीं रहे कि ये इंडियन है। जो बात लॉर्ड मकाउले ने उस वक्त कही थी कि मैं ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता हूं जो दिखने में तो इंडियन हो, जिनका स्किन इंडियन हो, बोलते इंडियन की तरह हो, बट उनका जो सोच हो, उनका जो तरीका हो,
वो इंडियन वाला नहीं हो, वो हमारे जैसा हो। वो चीज़ आपको क्लियरली दिख रहा है। आज आप सोशल मीडिया ओपन करो, इंडियन लोगों को आप देखो, कहाँ से कल्चरली आपको लग रहा है कि दे आर इंडियंस? नो। ये काफ़ी अध्ययन का टॉपिक है, लेकिन सकलेन भाई मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जानकारी के साथ हम एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या डिसीजंस लेने हैं और किस तरह से एक इंडिपेंडेंटली एक कदम पीछे हटा करके एक बार सोचना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और वहाँ क्यों जा रहे हैं। करेक्ट। जो भी आप कर रहे हो, जो कर रहे हो आप, क्या सही है क्या गलत है वो एक अलग साइड रखते हैं, बट जो कर रहे हो आप उसके बारे में एटलीस्ट आप सोच पाओ। हाँ, कि क्या मैं कॉन्शियसली ये चीज करना चाह रहा हूँ या मुझे ट्रेन कर दिया गया इस चीज भेड़ चाल में हूं मैं, दैट्स वाई मैं वो चीज कर रहा हूँ। हाँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस कल्चर को फॉलो ही नहीं करना है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, मत करो भाई तुम। लेकिन आपके दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आए कि मैंने अपने कल्चर को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब बहुत अच्छे लेवल पे ब्रेन वॉश हुआ है कि आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि मैंने अपने कल्चर को छोड़ा है। बट बहुत मज़ा आया सकलेन भाई ये कॉन्वर्सेशन करने में। इस कॉन्वर्सेशन में आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। रिस्पेक्टफुली हम सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसमें कोई सही या गलत आंसर नहीं है, हर कोई अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ आ रहा है। तो आपकी खुद की क्या सोच है, आपकी खुद की ज़िंदगी में अगर कोई छोटी चीज़ बदली ये कॉन्वर्सेशन सुन के, या कोई और ऐसा है जो आप चाहोगे ये कॉन्वर्सेशन को सुनकर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले, तो ये पॉडकास्ट उनको ज़रूर भेजना। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सकलेन भाई आपने बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। तो जिसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि हमें ये टॉपिक इस पॉडकास्ट पे भी डिस्कस करना चाहिए। बट मेरे ख्याल से आप बहुत गहरे लेवल पे सोच करके ये कंटेंट बना रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहोगे? यही है कि आप सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर या बहुत सारे जगहों पे आप सुनते हो एजुकेशन सिस्टम हो, बट मैं यही बोलूँगा कि आप इस एजुकेशन सिस्टम से अगर बाहर निकलना चाह रहे हो तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर मैं वहाँ पे 8 घंटे स्कूल के होमवर्क को और स्कूल जाने में या कॉलेज जाने में दे रहा था, तो अब मुझे 10 घंटे देने होंगे उस काम को करने में जो काम में मुझे इंटरेस्ट है। अगर आप इससे बाहर निकल रहे हो तब। हाँ। आप इससे इसलिए सिर्फ बाहर नहीं निकल रहे हो कि इससे बाहर निकल के मैं कुछ नहीं करूंगा, एंजॉय करूंगा, ये गोल नहीं होना चाहिए। तो जब मैं बोलता हूं तो बहुत सारे लोग इसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाते हैं। हाँ। कि मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं है क्योंकि पढ़ने वढ़ने से कुछ होगा नहीं। वो इसका कोर है ही नहीं है। बिल्कुल। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के लिए आपको पढ़ाई तो हमेशा करना होगा। इवन आप अभी तक पढ़ रहे हो, बिल्कुल, मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ अपने फील्ड के बारे में। तो आई डोंट हैव एनी डिग्री, बट मेरे फील्ड के बारे में आप कुछ अभी पूछ लो मैं आपको बता दूंगा, आपके फील्ड के बारे में कुछ मैं पूछ लूंगा आप बता दोगे। दैट्स व्हाट एजुकेटेड पर्सन वुड डू। सिंपल। बहुत बढ़िया सकलेन भाई, एंड थैंक यू ये टाइम निकालने के लिए।